अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है, 9 के ए पार्ट से। एक्सप्लेन व्हाई द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज नॉट नेसेसरली द सेम एज द रिग्रेशन लाइन x on y। हाउ वुड यू डिसाइड विच इज द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन? आंसर द फॉलोइंग। अब फर्स्ट इन्होंने पूछा है कि व्हेन डू द टू लाइंस कोइंसाइड। अब दो लाइंस कोइंसाइड तब करेंगे ना जब वो लीनियर होंगी तो आपस में एक दूसरे के साथ के कोइंसाइड करेंगी या मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद है सेकंड आपका व्हेन आर दे राइट एंगल। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। व्हेन दे आर राइट एंगल्स, वो राइट एंगल्स तब होंगी एक हमारे पास वर्टिकल हो, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर वो राइट एंगल होंगी ना, इनके दरमियान में फिर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर वो राइट एंगल होंगी। अब राइट एंगल होंगी इट्स मीन एक वर्टिकल है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल है, तो उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब दोनों इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब उनका कोवेरियंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कोवेरियंस जीरो हो जाएगा या अनकोरिलेटेड हो जाएंगी वो। ठीक है, ये याद रखनी है इसमें कि वो दोनों राइट एंगल कब होंगी कि एक आपस में वो परपेंडिकुलर हो, एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल हो, और उनके दरमियान में 90 का डिग्री का एंगल बनता हो। इसका मतलब है वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगी, उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड obtain the lines of relation from the following data। आपके पास प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल है। आपने इसमें क्या करना है, लाइंस फाइंड करनी है। अब लाइंस के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जस्ट एक लाइन फाइंड करें, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। इसमें लाइंस है तो दोनों आप फाइंड करोगे, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों लाइंस फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एक्स और वाई वेरिएबल है, आप इसमें एक्स वाई का कॉलम बना लेंगे, एक्स स्केयर का कॉलम बना लेंगे, वाई स्केयर का कॉलम बना लेंगे। ये सारे सम्स और स्केयर्स निकाल के कॉलम्स में कॉलम निकाल के उसके बाद उनका सम्स कर लेंगे, और उन सम को आप आर के फार्मूले में सिंपली पुट कर देंगे, आपके पास आर आ जाएगा। वाई और एक्स के लिए आप बी और ए के फार्मूले में पुट कर देंगे, एक्स और वाई के लिए बी और ए के फार्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल जो है, बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंट तरह का फार्मूला नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है। गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपके पास एन है, मिशन एक्स, मिशन वाई, मिशन एक्स वाई, मिशन एक्स के, मिशन वाई, ये सारे सम उसके गिवन है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में है एस एक्स, एस वाई एंड आर। अब इसमें आपने करना है एस एक्स कैसे निकालते हैं, जो सिंपल आपका वेरिएंस निकलता है उसको बस अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, कोई उसमें मुश्किल नहीं। मिशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस मिशन एक्स ओवर एन होल स्केयर, जो आप वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है वही लेके उसको अंडर रूट ले लेंगे। सिमिलरली आप एस वाई निकाल लेंगे, और आर भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सारे समोस के और डेविएशंस को यूज़ करके, जो आपको एक जनरल फार्मूला उसके थ्रू। नेक्स्ट उसके बाद रिग्रेशन लाइंस निकालनी है। रिग्रेशन लाइंस में भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने वाई और एक्स निकालनी है, एक्स और वाई, इसलिए आपने दोनों कैलकुलेट करनी है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, दोनों लाइंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पे जाके आपने करना है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई। आपने वैल्यू वाई की एस्टिमेट करनी है फॉर एक्स इक्वल टू 55। इट्स मीन आपने वाई हैट को कैलकुलेट करना है। जो वाई हैट की इक्वेशन आएगी ना, ये देखिए ये वाली इक्वेशन है, जैसे कि इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करके 55 ये कैलकुलेट करना है। आपने एक्स और वाई वाली इक्वेशन को यूज़ ही नहीं करना है इसमें। जब आपको ये गिवन होता है ना एक्स इक्वल टू 55, इट्स मीन आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, और आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है लाइन से एस्टिमेट कर लेनी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 55 अगर गिवन होता फॉर एग्जांपल, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करनी थी। हमने ये यहाँ पे y जो है 55 वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं 2-3 दिन में, उनको समराइज किया हुआ है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एन आपको गिवन है, मिशन एक्स, मिशन वाई, आपको सारे सम्स गिवन है, एस एक्स, एस वाई। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट रिग्रेशन लाइंस। अब इसमें भी आपने दोनों तरह से रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट करनी है, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। इसके लिए आप, अच्छा जी, इसके लिए आपके पास फार्मूला है, आपने ये वाला यूज़ करना है, बी वाई एक्स, मिशन एक्स वाई आपको गिवन है, एन मिशन एक्स वाई गिवन है। चाहे तो आप ये वाला यूज़ कर लें, ये जो एन एक्स बार वाई बार एन एक्स, ये देखें यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में एस एक्स एस वाई गिवन है ना, और मिशन एक्स वाई गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मिशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन एक्स एक्स स्केयर,
और इसी तरह से ये आपका होगा y और x के लिए b। सिमिलरली आप x और y के लिए भी तो b निकालेंगे ना। ऊपर वाली टर्म तो मैंने आपको बताया, चाहे आप r निकालें चाहे आप b निकालें सेम रहती है, नीचे वाली टर्म में डिफरेंस आता है। अब ये अगर जस्ट y और x के लिए था तो यहाँ पे एन एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, अगर ये x और y के लिए तो एन एस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये r होता है तो इसके नीचे एन एस एक्स और एस वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों बीस तो आपके इन फार्मूला से आ जाएंगे। बाकी ए का फार्मूला वही होता है। अगर ए आपने कंफ्यूज हो कोई और इक्वेशन यूज नहीं करनी है, आपने इसी तरह से निकालना जो मैं आपको बता दूँ। अब y और x का ए आप इस तरह से निकालेंगे, y बार माइनस बी एक्स बार, जो y और x वाला आपने b निकाला होगा उसमें पुट करके। सिमिलरली आप जब x और y वाला b निकालेंगे उसके लिए भी आप ये देखिए y x था तो y पहले आ गया, x बाद में आ गया। जब x और y होगा तो आपका क्या हो जाएगा, x बार माइनस बी वाई बार। ठीक है, अब ये ए के फार्मूलाज भी आपने दोनों याद रखने हैं और बी के फार्मूलाज भी। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास, ठीक है, दोनों लाइंस आ जाएंगी, y और x भी आ गई, x और y भी, दोनों सिंपली फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, given that means and variances of two series x and y are। आपके पास x सीरीज और y सीरीज मीन और वेरिएंस दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब ये आपको x बार गिवन है, ये आपको y बार गिवन है, और ये आपको वेरिएंस गिवन है, यानी याद रखना है एस एक्स स्केयर गिवन है, ये एस वाई स्केयर गिवन है। आपने इसका अंडर रूट लेके यूज करना होता है अक्सर। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अभी आपको r भी गिवन है, इन दोनों के दरमियान में जो कोरिलेशन है। एस्टिमेट द मोस्ट प्लेजिबल वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, याद रखना है एस्टिमेट y की वैल्यू करनी है, इट्स मीन y और x वाले में पुट करना होगा। y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब x इक्वल टू 40 हो जाए। अब यहाँ देखिए आपके पास y और x इक्वेशन तो आ गई, या आप ये सेम ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये जो मैंने भी आपको बताए थे ये वाले। ठीक है, इसमें एस एक्स गिवन है, सॉरी ये वाला नहीं करेंगे, ये करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एस एक्स एस वाई और आर की वैल्यूज गिवन है। आप ये वाला नहीं करोगे क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, आपको आप ये यूज करेंगे। बी वाई और एक्स के लिए याद रखना है आर एस एक्स ओवर एस वाई होगा, एक्स बाद में आ रहा है तो एक्स इसमें डिनोमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट एक्स और वाई के लिए क्या हो जाएगा, आर एस एक्स एस वाई, वाई बाद में आ रहा है तो वाई डिनोमिनेटर में आएगा। बी ए का फॉर्मूला सेम यही होगा, आप वाई एक्स कर रहे हो तो वाई बार माइनस बी एक्स बार, और ए जो है आप एक्स और वाई कर रहे हो तो एक्स बार माइनस बी वाई बार हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, सेम फार्मूला भी है इसमें यूज। यहाँ से फिर आप दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है एस्टिमेट करने के बाद आप x इक्वल टू 40 पुट करें। अब x इक्वल टू 40 तो हम y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, हम y और x में। अब यहाँ पे हम जो x की वैल्यू है यहाँ पे 40 पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास 51.5 आ जाएगा। सिमिलरली उन्होंने कहा मोस्ट प्लेजिबल वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 58। अब y 58 हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर x हेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है, द मीन हाइट ऑफ 500 फादर्स। अब ये हमारे पास क्या है, 500 फादर्स, एन है हमारे पास 68.5 इंचेस, ये उनका मीन है 500 फादर्स का। ये एक्स बार हो गया, ये एस एक्स हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ये एस यंगेस्ट सन का जो मीन है ये वाई बार हो गया, ये एस वाई हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर हो गया। सब चीज़ें जो ऊपर गिवन थी वही इस क्वेश्चन में भी गिवन है। obtain the two equations of the lines of regression in the simplest form। अब इसमें भी आपने दो रिग्रेशन इक्वेशन लाइन फिट करनी है, सेम ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है। आर के लिए आर गिवन है, एस वाई एस एक्स ये चीज़ सारी गिवन है। आप बी वाई एन एक्स के लिए ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, एक्स और वाई के लिए भी ये वाला फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए वाई एन एक्स के लिए ये वाला हो जाएगा, और ए एक्स और वाई के लिए एक्स बार माइनस बी वाई बार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, गिवन द फॉलोइंग डाटा एक्स बार वाई बार बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज गिवन है आपको। कह रहे हैं शो दैट द टू एस्टिमेटेड लाइंस ऑफ, अब यहाँ पे भी आपने दोनों लाइंस को एस्टिमेट करना है, रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स बार वाई बार, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सबसे पहले तो आपने दोनों रिग्रेशन लाइंस फिट करेंगे, आपको तो खुद बी की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, जस्ट ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू आप वाई और एक्स वाली निकाल रहे हो तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी वाई और एक्स के लिए। ठीक है, वाई बार की वैल्यू पुट कर दोगे, बी वाली बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स बार की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी, ये क्वीन वाई और एक्स वाली फिट हो जाएगी।
सेकंड इक्वेशन के लिए भी सिमिलरली आप निकाल लेंगे अपना ए इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा एक ही वैल्यू। दोनों इक्वेशंस जब आ जाएंगी फिर उसके बाद उन्होंने कहा एस्टिमेट करें वैल्यू ऑफ जब y इज इक्वल टू 30 हो, इस मीन्स एक्स और वाई वाली में पुट करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू 55 पुट करें, इसका मतलब है y और x में पुट करेंगे। दोनों एस्टिमेट करने के बाद आपने ये भी बताना है कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका एक्स बार वाली वैल्यू है 54, ये आपने इक्वेशन जैसे कि ये इक्वेशन है आपकी जो फिट होके फॉर एग्जांपल वाई और एक्स आई है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स बार की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स बार की जगह पर एक्स बार की जगह मतलब एक्स की जगह पे एक्स बार की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे ये आंसर आपका किसके इक्वल आएगा, वाई बार के इक्वल आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ पे वाई है तो वाई की जगह पे आप वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे, आप देखेंगे ये आंसर किसके इक्वल आएगा, एक्स बार के इक्वल आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशंस कर रही हैं पॉइंट एक्स बार और वाई बार पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस। अब आपको दो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस गिवन है ऑलरेडी, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर फाइंड करना, तो आर तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, एक आपका ये वाला बी है एक ये वाला बी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आपका साइन माइनस का आएगा, जो आपका इन दोनों का साइन होता है वो बाहर आ जाता है, एक बी इधर आ जाएगा एक बी इधर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा यूज यू आई एंड वी आई। अब आपको दो वेरिएबल उन्होंने बता दिए यू आई एंड वी आई टू फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड लीस्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। अब इसमें आपने जो है रिग्रेशन लाइन जो है इस डाटा के मुताबिक पहले सबसे पहले आप डाटा में कन्वर्ट करेंगे यू आई और वी आई में, ये एक्स और वाई को यू आई और वी आई में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके कॉलम हो जाएंगे यू वी, नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा यू वी, उसके बाद यू स्क्वेयर, नेक्स्ट आपका वी स्क्वेयर। इनके थ्रू से आपने जैसे आप एक्स का करते थे एक्स और वाई को यूज़ करके आप सिंपल बी वाई और एक्स बी एक्स ऑन वाई करते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी आप बी का जो है यू ऑन वी और वी ऑन यू दोनों कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशंस। जब वो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा कि जो आप ये यहाँ से यू की वैल्यू आ रही है 100 को इधर लेके जाकर एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। जो देखिए इक्वेशन आएगी फॉर एग्जाम्पल ये आती है v इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फॉर एग्जाम्पल बी वाई बी यू, सॉरी ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पे आप जो यू में आपने यूज़ की थी ट्रांसफॉर्मेशन वो यू की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो यहाँ पे वी की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की हुई है वो वी की पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे वाई ऑन यू वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है और आपने आर भी फाइंड करना है इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, ऑन ईच ऑफ द 30 आइटम्स टू measurements are made on the variable x and y, the following solutions are given। आपको सारे सम स्पेस गिवन है, आपने करना क्या है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपने r निकालना है, ऑब्टेन द लाइंस, आपने दोनों लाइंस निकालनी है y on x और x on y, द वेरिएबल x इज रिप्लेस्ड बाय u। अब दोनों इक्वेशंस निकालने के बाद और ये r निकालने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अगर वेरिएबल x को रिप्लेस कर दें u से और u आपको ये गिवन है, to find the correlation coefficient or between u and v and the regression lines y on u and u on v। अब यानी कि आपने जो है x की जगह पे u को कन्वर्ट करके y on x और x on y दोनों सॉरी u on y और y on u दोनों आपने लाइंस भी फिट करनी है और इनके दरमियान में रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 12 के बी में, सबसे पहले तो हमने बी का फॉर्मूला लिख लिया, जो हमें सम ऑफ स्केल्स और प्रोडक्ट और जो भी मतलब डाटा गिवन था हमने उसमें अपनी वैल्यूज पुट करके बी वाई और एक्स निकाल लिया, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक्स और वाई भी हमने निकाले, दोनों बीज निकालने के बाद हमने आर निकाल लिया, पता ना आपको दोनों बीज आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ए निकाल लिया वाई और एक्स के लिए, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए की वैल्यू भी आ गई, एक रिग्रेशन लाइन हमारे पास फिट होकर आ गई वाई और एक्स वाली। अब इसको आप देख लीजिएगा वीडियो में भी, या अगर कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास है ए आपने फाइंड दोबारा दूसरा वाला करना है, एक्स और वाई के लिए आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, इसमें वैल्यूज पुट कर ली और आपको बस ए आ गया और इसकी इक्वेशन भी फिट होकर आ गई। अब आपके पास यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आ गई हैं वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई।
नेक्स्ट आपने जो है u इक्वल टू x माइनस 1/2 इसमें पुट करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था ना आप u की जो है चेंजिंग करें, u आपको पता है x माइनस 1/2 के इक्वल है, तो हमने 2u इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम अब जो हम इक्वेशन फिट कर रहे हैं वो है u ऑन y। अब u ऑन y के लिए हाँ, आपने देखें इस इक्वेशन में u को एज इट इज रहने दिया, जो x की जगह पे हमने इक्वेशन फिट की हुई है ना x ऑन y वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये फिट होके आ गया u ऑन y। ठीक है, u ऑन y इक्वेशन फिट हो गई है। यहाँ से हम b की वैल्यू हमें पता है कि ये b u y की है, जो पहले होता है वो पहले और जो बाद में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बाद में आता है सेकंड पे। नेक्स्ट इक्वेशन उन्होंने कहा था हमें कि y ऑन u भी, ये तो u ऑन v है ना, u ऑन y सॉरी। अब यहाँ पे y ऑन u के लिए भी हम सिमिलरली ये करेंगे, y वाली इक्वेशन लिख ली, x की वैल्यू पुट कर दी, जो x था ये ऊपर देखें प्लस -1 की तो जाकर +1 हो जाएगा, ये x की फॉर्म में वो हो गया कन्वर्ट। हमने x की वैल्यू पुट कर दी, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y और u वाली जो है इक्वेशन भी फिट होगी। दोनों इक्वेशन फिट होने के बाद इसका b भी हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों b को मल्टीप्लाई करके r y u निकाल सकते हैं, हमारे पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समराइज करती हूँ। आपने सिंपल पहले जो है रिग्रेशन लाइन में जो आपको वैल्यूज गिवन थी उसके मुताबिक आपने y और x और x और y के लिए b निकाले और a निकाले और उन दोनों बीज को मल्टीप्लाई करके r निकाल लिया। नेक्स्ट आपने इसके बाद जो इक्वेशन फिट हुई थी, पहले तो u को आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद जो जहाँ पे x की वैल्यूज थी x और y वाली वो पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये u और y इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट y और x के लिए आपने y और u करना था, तो जहाँ पे x की वैल्यू थी वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास ये y और u बन गया। इन दोनों के बीच जो आए थे हमारे पास, उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट पे। The following table shows the marks in statistics and mathematics obtained by students from a large group of students. आपके पास स्टैट्स के और मैथ्स के दो वेरिएबल हैं x और y। आपने करना क्या, एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन फंक्शन कंसीडरिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपने y ऑन x करना है। ठीक है, y ऑन x a प्लस बी एक्स। अब इसमें देखें आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आता है ना और y डिपेंडेंट के तौर पे आता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अब y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्या करना है, चाहे तो आप इसको c और d नाम दे दें, चाहे तो a और b रहने दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा b y। ठीक है, y एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे x एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों आपने लाइन y और x और x और y लाइंस फिट कर ली हैं। ये बस इस पे काम करना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 पेयर्स, ये आपको n गिवन है। ऑब्जर्वेशन गिव द फॉलोइंग x बार y बार समीशन x i स्केयर समीशन y स्केयर समीशन x y, ये सारे सम स्केयर्स गिवन है। एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन फंक्शन नंबर 1 x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट्स मीन आपने क्या करना है, y ऑन x, y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या करना है x ऑन y। इसमें तो आपने सम्स खुद कैलकुलेट करने थे, यहाँ पे सम और स्केयर सब चीज़ें गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको n गिवन है, समीशन x समीशन सारे सम ऑफ स्केल्स डेविएशंस गिवन है, डिटरमाइन द टू रिग्रेशन लाइंस। अब इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, आपने b निकालना है। इसको ये तो आपका दोनों पे आता है ना, ये जो आपका न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो y और x वाला भी आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका x और y वाला भी आ जाएगा। a आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे x बार y बार फाइंड करके दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड हो जाएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट लास्ट, the correlation coefficient between the two variables x and y is r equal to, अब इसमें r गिवन है, x y गिवन है, x बार y बार गिवन है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ y on x and x on y। अब सिंपली अब आपको पता है, मैंने भी यहाँ पे आपको जो दिखाया था, इसमें जो देखिए ये वाला फॉर्मूला आर गिवन एस वाई, ऐसे किसी चीज़ें गिवन है, आपने वो सारी इसमें पुट करके आपने दोनों बीस निकाल लेने हैं। उसके बाद आप दोनों एस निकाल लेंगे और ये आपके पास रिलेशन लाइन फिट होके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज तो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव।
The regression is a relationship that describes the dependence of the expected value of the dependent variable for the given value of independent variable. अब ये आपको पता है regression की, आप चाहे यहाँ से definition करें चाहे आप starting से करें. Next है the variable that forms the basis of estimation is called regressor. Next है इसके बाद the variable whose resulting value depends upon the selected value of independent variable is called regressor. अब ये याद रखना है, जो independent होता है वो regressant होता है और जो regressor O वाला होता है वो dependent वाला होता है. ठीक है, जिसके एंड पे डी आता है ये आपके इंडिपेंडेंट में कैलकुलेट समझे जाते हैं और जिसमें ओ आता है वो आपके प्रिडिक्टर हो गया, ये वो उसमें आते हैं. Next, the scatter diagram is a set of points in a rectangular coordinate system where each point represents observed pair of values. अब आपको पता है scatter diagram में ही पेयर की फॉर्म में आप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं. Next, the principle of least square regression is used for finding the estimates A and B. अब आपको ये पता है, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है. आपने याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि A और B को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर याद रखना है. एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑलवेज, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ सब जगह पूछा जा सकता है कि लीस्ट रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है. द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन टू पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा. अब ये बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है. अब यहाँ पे तो उन्होंने फॉल्स किया हुआ, लेकिन ये ट्रू है कि आपके दो ही पैरामीटर होते हैं अल्फा और बीटा. ठीक है, ये याद रखना, ये गलत इन्होंने मार्क किया हुआ है. द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन 4 पैरामीटर. 4 पैरामीटर तो होते नहीं हमारे, सिर्फ अल्फा और बीटा होते हैं, ये नहीं होते हैं. ये ट्रू किया हुआ इन्होंने, ये फॉल्स है. ठीक है, ये दोनों को आपने ठीक कर लेना. नेक्स्ट इसके बाद द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज सिंपल इन दैट देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन ही होता है, हमें पता है सिंपल लीनियर में. अगर ये मल्टीपल रिग्रेशन हो जाए तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा. इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, मोर देन वन या मोर देन टू. अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद द पैरामीटर अल्फा इसका, अब ये भी याद रखना है, अल्फा जो है आपका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, स्लोप नहीं कहलाता. बीटा इंटरसेप्ट, इन्होंने दोनों रिवर्स लिखे हुए हैं तो फॉल्स, तो ठीक आंसर इन्होंने लगाया हुआ है. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अब ये नहीं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, बीटा होता है. द पैरामीटर अल्फा इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ट्रू. In a regression analysis, the independent variable always prefixed while the dependent variable is random. ये भी true है, आपको पता है कि आपका जो independent है वो fix होता है और dependent variable होता है random. The principle of least square says the sum of the square of residual observed value from their corresponding estimated value should be least possible. अब ये भी आपको पता है, least square नाम से show करें कि इसमें least possible ही values आएंगी ना. The principle of least square is used for the finding estimate A, B parameter alpha beta. ये भी true है. हम उसके थ्रू अल्फा बीटा से एस्टिमेट करते हैं ए और बी. द कांस्टेंट बी एस्टिमेट द पैरामीटर बी रिप्रेजेंट द स्लोप. अब ये भी पता है आपको, बीटा आपको हम स्लोप कहते हैं. रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ये फॉल्स है क्योंकि कि एक इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता है. द एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स. ये ट्रू है हमारे पास. Fill in the blanks. The correlation analysis is possible when the both variables x and y are random. ठीक है. Next, if the two variables move in the same direction, it is called positive correlation. अगर same direction में जाते हैं, चाहे वो increasing हो दोनों का या decreasing हो, तो वो क्या कहलाता है, positive. If the two variables move in the opposite direction, the correlation is negative. नेक्स्ट है हमारे पास द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड मेजरमेंट. अब ये आपको पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर आपका जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन भी होता है, चेंज ऑफ स्केल भी होता है. लेकिन जो बी होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल होता है. ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है बी का और आर का. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द, ये भी आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स का. R इज इक्वल टू 0 इंडिकेट नो कोरिलेशन. अब आपको ये पता है, मैंने बताया था जब नो कोरिलेशन है तो इसमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेपरेट हैं जब R इक्वल टू 0 हो गया. और जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनका कोरिलेशन भी 0 हो. नहीं सॉरी, उसे मैंने आपको बताया था.
अगर आप इंडिपेंडेंट है तो वो उनका कोरिलेशन जो है ज़ीरो होगा, और अगर कोरिलेशन ज़ीरो है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो आपस में इंडिपेंडेंट भी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का, द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, आप कोरिलेशन के थ्रू मेजर करते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी आपको पता है कि ये रो इसका एस्टिमेटर पॉपुलेशन का होता है और आर इसका एस्टिमेट। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फॉल्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, आप एक्स वन वाई या वाई एक्स दोनों तरह से करें आपका कोरिलेशन सेम ही आएगा। आपने क्वेश्चन करके भी देखे होंगे ना कि आर एक्स वाई निकालें या आर वाई एक्स निकालें तो वो आपका सेम ही आता है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन। फॉल्स, अब ये आपको पता है कि दोनों से ही चेंज नहीं होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ना ओरिजिन के ना स्केल के चेंज होने से। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। ट्रू, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉल्स, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज प्योर नंबर विच इज यूनिटलेस। अब ये तो आपको पता है कि ये यूनिटलेस इसलिए होता है कि ऊपर इसके जो यूनिट आते हैं वही उसके नीचे यूनिट आते हैं, वो आपस में कैंसिल होकर यूनिटलेस बन जाता है। ये जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, यूनिटलेस तब होता है कि ऊपर और नीचे सेम यूनिट होता है और वो कैंसिल आउट होकर यूनिटलेस हो जाता है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज ऑलवेज लाइज। अब ये भी आपने याद रखना है, इसकी रेंज अक्सर पूछी जाती है कि आर की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव, 1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव और 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। R is equal to 1 indicate perfect positive correlation, R is equal to -1 indicate negative correlation। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, R is equal to 0 mean 1 is horizontal and 1 is vertical, इस मीन नो रिलेशनशिप, ये भी ट्रू है हमारे पास। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R is geometric mean, ये भी हमारे पास ट्रू है। ईच ऑफ द टू asymmetric relation line passes through, ये भी ट्रू है। वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट द x and y values from the regression equation y on x। अब ये देखें, द वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट एक्स एंड वाई वैल्यूज फ्रॉम द रिलेशन इक्वेशन ऑफ वाई। अब जरूरत नहीं है वाई एंड एक्स से ये वैल्यूज एस्टिमेट की जाए, एक्स और वाई से भी तो कर सकते हैं। द रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज दिस एंड द एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स इज दिस। अब ये नहीं है, दोनों का आमतौर पे साइन सेम होता है, ठीक है, ये इस वजह से ये फॉल्स हो गया। द रिलेशन लाइन वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई ये है तो उनके साइन सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा। द रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, x on y regression coefficient y on x and the correlation coefficient have the same sign, ये सेम साइन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ट्रू, if the regression coefficient x on y is this and y on x is this, the correlation coefficient is 0.6। अब ये गलत होगा, देखें आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 और 0.3 को। अब आपको पता है कि आपने बाहर माइनस साइन निकालना है, आप जो भी अंदर इनके आपको उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करने के बाद आता है, लेकिन ये माइनस साइन बाहर जरूर आता है, इन्होंने माइनस साइन इग्नोर किया, इसमें ये फॉल्स है। The regression coefficient of x and y is always equal to the regression coefficient of y and x। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के regression coefficient सेम आए, b कुछ भी हो सकता है, x and y को डिफरेंट हो सकता है y और x का। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनी क्वेश्चन?